Hi friends, this is Dr. Gaurav Gupta. I'm your personal child specialist and today with me मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अरुण वाधवा, सीनियर पीडियाट्रिशियन फ्रॉम दिल्ली. हेलो सर, वेलकम टू द शो. Hello. Hello. Thank you for calling me. सो डॉक्टर अरुण बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बट he has many other really impressive qualifications beyond that also. He's a practicing pediatrician in South Delhi for the last 29 years. उनके looks पे मत जाइए. He's much more experienced than how young he looks. He has authored many chapters in the IAP textbook of pediatrics, IAP textbook of vaccinology, और बहुत सारी journals में इनके articles भी छपे हैं. He's one of the few pediatricians जो private practice में जिनको मैं जानता हूँ at least, who has a lot of interest in academics. तो पूरे टाइम मैं जब उनसे बात करता हूँ, he's either taking out some case report or discussing some very interesting finding in a child. So it's very fascinating जब भी मैं इनसे interact करता हूँ. Not only does he teach me many times, but he's also a national trainer for the Indian Academy of Pediatrics, जो हमारी parent body है, for the vaccinology course. इन्होंने खुद वॉशिंगटन यूएसए से चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन का वैक्सीनोलॉजी कोर्स भी किया है. ये हमारी जितनी भी आईपी की बड़ी मीटिंग्स होती हैं उनमें बहुत सारे सेशंस चेयर करते हैं, बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस को सिखाते हैं. सो थैंक्स फॉर टेकिंग आउट द टाइम डॉक्टर अरुण. Thank you. But learning is a two-way process always. मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मेरे से सीखते हो, मैं आपसे सीखता हूँ, तो ऐसे चलता रहता है. हम पेशेंट से सीखते हैं, पेशेंट हमसे सीखते हैं. So yes, humble as always, जैसे मैं आपको बता रहा था. So इतने लोगों ने मेरे से कोविड के बारे में इतनी सारी चीजें पूछी हैं कि मैंने सोचा मैं शॉर्टकट ही ले लेता हूं. एंड लेट मी गो टू द वन ऑफ द पीपल हुज गॉट सो मच नॉलेज अबाउट कोविड कि उन्होंने हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए भी पीडियाट्रिशियंस के लिए भी एक एफएक्यू क्रिएट किया है. सो देयर आर मोर देन 30 क्वेश्चंस इन दैट एफएक्यू. बट उधर जाने से पहले आई हैव अ कपल ऑफ बेसिक क्वेश्चंस बिकॉज हमारे पेरेंट्स जो हैं उनके लिए हम कुछ चीजें पूछना चाहेंगे. फर्स्ट डॉक्टर अरुण, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क फॉर द ले पर्सन? अगर आप इनको ब्रीफ में बताना चाहेंगे, नॉर्मली वैक्सीन कैसे वर्क करती है? अगर सिंपलिस्टिकली सोचे तो पहले क्या होता था, अभी तक हम लोग एक किल्ड वायरस या बैक्टीरिया या लाइव वायरस या बैक्टीरिया इंजेक्ट कर देते थे. अब जब लाइव वायरस होता था उसको हाफ किल्ड होता था, मतलब वो अंदर जाके डिजीज नहीं करेगा और इम्यूनिटी पॉज करेगा. So whenever a bacteria virus is given inside, it has some properties of its cell wall or the cell itself, जिसकी वजह से हमारी बॉडीज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है. तो नॉर्मली जब डिजीज होती है, बैक्टीरिया प्रॉपर जाता है, उससे इम्यूनिटी बनती है. यहाँ हम किल्ड बैक्टीरिया वायरसेस दे देते हैं, बॉडी उसको फॉरन रिकॉग्नाइज करके और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है. सो दैट वाज हैपनिंग टिल नाउ. सो बट नाउ न्यू कोविड हैज गॉट न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजीज नई डेवलप हुई. तो अब क्या करते हैं, जो आजकल बहुत पॉपुलर फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन हैं, सब सुन रहे हैं उसके बारे में. तो उसमें क्या करते हैं, एक मैसेंजर आरएनए भेज देते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ अ सेल न्यूक्लियस. मैसेंजर आरएनए, उसका नाम ही मैसेंजर है, तो मैसेज लेके जाता है सेल के अंदर. सेल वो प्रोटीन बनाता है, जो वायरस की प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन. वो बाहर सर्कुलेशन में रिलीज होता है और फिर उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है. तो यहाँ पे कोई किल्ड बैक्टीरिया, किल्ड वायरस नहीं है, एंड कि यार ना ही लाइव वायरस है, सो बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब जल्दी से एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक पार्ट चला जाता है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है. ओके, सो this is basically, जैसे I'll just repeat a little bit for my understanding and for hopefully parents के लिए भी, कि normally जो हमारे पास वैक्सीन होती थी अब तक जितनी थी, वो लाइव या किल्ड वायरस से बनी होती थी. लाइव मतलब जिसको वीक कर दिया है, किल्ड मतलब जो मरा हुआ था. बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती थी क्योंकि वो जो वायरस उसमें एंटीजेंस होते थे, प्रोटीन्स होते थे. बट फॉर दिस वैक्सीन यू आर सेइंग कि हमने उसके अंदर से कुछ उसका जो जीन्स है वो निकाल के हम वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं into the cell so that the body itself is producing the antigen. So this is, I think, the main difference, if I understand you correctly. हाँ, और सिमिलरली जैसे ये एस्ट्राजेनिका की, ऑक्सफोर्ड की सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहा है, इसमें भी एक न्यूक्लियर प्रोटीन, एफ प्रोटीन लेके डाल देते हैं एक वायरस के अंदर. सो एक एडेनो वायरस ली, उसके अंदर ये न्यूक्लियर प्रोटीन डाला और वायरस को अंदर इंजेक्ट कर दिया. वायरस अंदर जाके घुल जाएगी और न्यूक्लियर प्रोटीन अंदर सेल में जाके उसको फिर स्टिमुलेट करता है स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए. वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं. तो जब नेचुरल कोरोना वायरस अंदर घुसेगा, एंटीबॉडीज आपके अंदर पहले ही होंगी, तो ये एंटीबॉडी सीधा उसको मार देंगी. ओके, सो नाउ ये जो दो थी, फाइजर और मॉडर्ना, इनके अंदर आप बता रहे हैं कि एमआरएनए डायरेक्टली इंजेक्ट किया हमने.
एंड जो अब हम एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, या आई थिंक इवन जो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन रशिया वाली है, हाँ, दे ऑल्सो yes, आर वर्किंग ऑन द बेसिस कि हम एक किसी और हार्मलेस वायरस के अंदर, एडेनो वायरस के अंदर यही वाला जो जीन का सेगमेंट है इस टाइप का वो डाल रहे हैं और वो हम इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द बॉडी, एंड दैट इज गोइंग इनटू द yes, सेल, एंड देन अगेन द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोटीन एंटीजन जैसा वो फाइजर और मॉडर्ना में भी कर रही थी. सो इन अ yes. वे दे आर सिमिलर. सिमिलर उसमें उन्होंने स्पाइक प्रोटीन, वो जो प्रोटीन बनाने का मैसेंजर आरएनए लिया, आसपास एक लिपिड लेयर होती है, लिपिड वो होती है, और इसमें वायरस है, तो आउटर कवरिंग इज डिफरेंट, इनसाइड इज मोर लेस सिमिलर. मोर और लेस सिमिलर, राइट. थोड़ा थोड़ा फर्क सब में होता है, जैसे स्पुतनिक वायरस में उन्होंने ह्यूमन एडिनो वायरस लिया है, या एस्ट्राजेनेका वालों में शिम्पांजी एडिनो वायरस है, सो द कैरियर इज स्लाइटली डिफरेंट बट इनसाइड इट्स मोर लेस सिमिलर. ओके, सो आई थिंक द पाथ ब्रेकिंग डिफरेंस हियर इज कि इसमें बॉडी ही वो वायरस का एंटीजन यानी जो स्पाइक प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो बॉडी बना रही है, जबकि कन्वेंशनल वैक्सीन में वो हम बाहर से इंजेक्ट करते थे, राइट? यस, यस. Okay, lovely. And we also have the conventional type of vaccines also available जो कि धीरे धीरे मार्केट में आने वाली हैं even for this हाँ, particular disease. So हाँ, बहुत जल्दी आने वाली है. भारत बायोटेक ही आ जाएगी मार्च अप्रैल में. वो इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन है, जैसे पुराने जमाने में हम लोग दे रहे हैं आजकल सारी. पुराना जमाना तो नहीं, आज तक अभी तक दे रहे. पूरे वायरस को किल कर लिया और उसको इंजेक्ट कर दिया तो आदि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी. तो भारत बायोटेक की वैक्सीन वैसी बन रही है. right. So in brief we've already understood about these vaccines. Pros and cons of each technology अगर हम बात करना चाहें, the mRNA, the virus vector जो adenovirus वाली हैं और जो conventional vaccine है, तीनों में pros क्या हैं और cons क्या हैं, what according to you advantages? बेसिकली जो वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं, ये दोनों एकदम नई टेक्नोलॉजी है. दे साउंड लाइक साइंस फिक्शन इफ यू एक्चुअली सी. और अभी कोई टेस्टेड वैक्सीन है नहीं, सिर्फ एक एबोला वैक्सीन है जो कि वायरल वेक्टर वैक्सीन है, VSRV, मतलब रिकॉम्बिनेंट वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस. एक वायरस थी रेबीज से मिलती जुलती, उसके अगेंस्ट अंदर एबोला एंटीजन डाल के बनाई थी. तो लेकिन हमारे पास और कोई वैक्सीन अभी है नहीं इसके लिए जो कि इस टेक्नोलॉजी से बनी है. बट जनरली स्पीकिंग दीज टेक्नोलॉजीज आर न्यू बट दे आर वेरी सेफ. यू डोंट नीड टू मच ऑफ टेस्टिंग हियर. जैसे कि पुरानी वाली वैक्सीन है, जो लाइव वैक्सीन है, उनमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग चाहिए होती है, क्योंकि आप लाइव वायरस इंजेक्ट कर रहे हो, उसको आधा मार के इंजेक्ट कर रहे हो, और आपने पूरा नहीं मारा तो अंदर जाके वो मल्टीप्लाई कर गई तो रियल डिजीज ही हो जाएगी. जैसे कभी कभी 1 in 10 लाख में पोलियो हो जाता है किसी को, या चिकन पॉक्स हम देते हैं किसी को, 3% में चिकन पॉक्स के थोड़े थोड़े दाने निकल आते हैं, या MMR भी लाइव वैक्सीन, किसी किसी को रेयरली मम्स की स्वेलिंग हो गई या दाने निकला है मीजल्स के. सो व्हेन यू आर इंजेक्टिंग अ लाइव वायरस यू हैव टू बी एग्जैक्ट. इतनी मरी हो कि वो आपको डिजीज ना करे, और इतनी जिंदा भी हो कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे. सो दे रिक्वायर लॉन्ग टेस्टिंग. दे वुड टेक इयर्स एंड इयर्स. थोड़ा सा बेटर है किल वैक्सीन, बट किल में भी यही प्रॉब्लम है कि कितना देना है कि उसको एंटीबॉडीज बनाए, और ज्यादा भी नहीं देना है कि साइड इफेक्ट्स हो. सो एग्जैक्ट पॉइंट. एंड प्लस किल्ड वैक्सीन, होलसेल लाइव वैक्सीन में एक और प्रॉब्लम होती है ADE की, जो हम लोग इसमें शायद नहीं डिस्कस करें बिकॉज इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. ADE में क्या होता है, आपने वैक्सीन दे दी और पूरी इम्यूनिटी अभी बनी नहीं, इतने में आपके अंदर कोविड घुस गया, तो वो उल्टा ज्यादा एग्रेजरेट हो जाता है, मतलब खत्म होने की जगह और ज्यादा ज्यादा हो जाता है. सो दैट इज देयर विद whole vaccine, so that we have to study for longer time. Okay. Whereas all these newer technologies will not have AD. Right. Most likely not, but they're absolutely no, so we don't know, but theoretically they should not have AD problem. Okay. And also I read कि these vaccines जो हैं they are slightly faster and slightly cheaper to make also. Is that true? ये नई वाले हैं, हाँ बिल्कुल, definitely the खासकर ये adenovirus vaccine are much cheaper to make, very fast. And since they are made in lab, there what happens is, suppose live virus है या kill virus है, पहले आपको virus को grow करना पड़ेगा, फिर उसको half kill करना पड़ेगा, या मारना पड़ेगा, and so you need large amounts, large quantities. But here, messenger RNA is produced in a lab, so it's like a factory producing a lab. You can have a big factory, you can have 2-3 factories, and without having a virus, you can produce innumerable number. And plus, उसका जो standard है एकदम specific है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता, बैच टू बैच वेरिएशन नहीं हो सकती, या एग्जैक्ट अमाउंट, सब कुछ एग्जैक्टिंग है बिकॉज इट्स लाइक मेड आर्टिफिशियली. सो इसमें एरर होने का चांस बहुत कम है.
Okay, that is really good to know. And I think beyond this, even the biosafety becomes very good with this, because आप Easy, actual yeah, virus yeah. को तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, Yes, right? bilkul. So safety for the people working in the lab, people outside the lab, contamination of air, water, pollution, all that is not there. So there's nothing like contamination here. So I guess I mean, it's a little early to say right now, but this might be the future of all vaccines. I mean, आज की डेट में ये सब नई Definitely. टेक्नोलॉजी लग रही है, but later on maybe all vaccines will be made like this. बिल्कुल हो सकता है 10-20 साल बाद सारी वैक्सीन ऐसी बनेंगी और एक बार ये टेक्नोलॉजी प्रूव हो गई तो कोई भी नई डिजीज आएगी विद इन मंथ्स नई वैक्सीन बन जाएगी उसकी. Excellent. So this was the base which I really wanted to cover, because I don't think Dr. Arun से अच्छा कोई explain कर सकता था इस चीज को. Now let's come to the FAQs. कुछ तो आपने already हमारे को circulate भी करे हुए हैं, and some of the questions जो हमसे parents ने पूछे when I circulated these FAQs. Let's start with the simple thing. ये vaccine आने कब वाली है? आने वाली है मे बी जनवरी मिडिल एंड वी शुड गेट इट. पहले आ जानी चाहिए थी. गवर्नमेंट ने बोला अभी थोड़ा और डेटा लाओ, सो थोड़े दिन और 15-20 दिन और टल गया. So which will come? This will be the Pfizer one or the serum वाली vaccine? सबसे पहले तो सीरम वाली आएगी. Okay. सबसे पहले. Okay. और फिर भारत बायोटेक की आ जाएगी 15-20 दिन, एक महीने बाद, एंड साथ साथ ही फाइजर वाली भी आ जाएगी. आई थिंक फाइजर वाली अभी भी आ सकती है, बट नो उनकी अपनी सप्लाई डिमांड गैप इतना है, अभी उनको सारी दुनिया को सप्लाई करना है. अमेरिका में ही कम पड़ रही है. प्लस दे हैव एन ऑब्लिगेशन टू सेल टू अदर कंट्रीज थ्रू WHO. एंड हियर आई नो अगर मैं ऐसा सोचूं कि पहले फाइजर की आ जाए और सीरम की नहीं आई तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फाइजर वाली शायद गवर्नमेंट अफोर्ड करना मुश्किल होगी. फिर सबको प्राइवेट मार्केट में छोड़ दें, गवर्नमेंट ना दे, तो थोड़ा इश्यूज. आई थिंक फाइजर वाली तभी आएगी जब इंडियन रिलीज हो जाएगी तब. And another important issue with the mRNA vaccine जो समय बात करना मैं भूल गया was about the cold chain, that it has to be kept extremely low temperatures, which is also very difficult. हम अपनी प्रैक्टिस में -70 डिग्री का तो हमारे पास भी रेफ्रिजरेटर कहाँ से आएगा, आप और हम कहाँ से लगाएंगे? हाँ नहीं, पूरा इंडिया में बहुत कम ऐसे फैसिलिटीज होंगी जब -70 रख सकेंगे. सो वील हैव टू हैव स्पेशल इक्विपमेंट आल्सो. So maybe the Indian vaccine is the way to go. बिल्कुल, that's a major difference we actually missed out. Indian vaccines will need 2 to 8 degrees. So हम लोग अभी तक सारी वैक्सीन रखते हैं 2 to 8 degrees में. सेम टेम्परेचर सेम फ्रिज में रखी जा सकती है. And I mean, this is slightly going beyond this thing. Do you think कि प्राइवेट में और गवर्नमेंट में साथ साथ लॉन्च होंगी, कि सिर्फ पहले गवर्नमेंट में सप्लाई में आएंगी, लाइक पोलियो इंजेक्शन का जैसे भी चल रहा है? I think all those things are being worked out. जो लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट सप्लाई लॉन्च हो जाएगी एंड विद इन 15-20 डेज प्राइवेट भी आ जाएगी. Okay. बिकॉज वो है ना, जिन गवर्नमेंट ने एक तो सब इन वैक्सीन सप्लायर्स को फंड नहीं किया है, सो दे डोंट हैव अ 100% ऑब्लिगेशन. You know, if the government was funding, they would have 100% obligation. Okay. प्लस दूसरी चीज है, प्राइवेट में काफी लोग होंगे. गवर्नमेंट तो लगाएगी सिर्फ पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, पुलिस को, फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स को, आर्मी को, एल्डरली को. बट कोई बंदा हो सकता है 40 इयर्स का, ही सेज दैट मैं तो बड़ा भी नहीं हूँ, 50 से बड़ा नहीं हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मेरे को तो वैक्सीन चाहिए, जितने पैसे लेने लो मेरे को पैसे दो. सो उनको बोलेंगे आप प्राइवेट लगाओ, 3,000 की लगेगी, 4,000 की लगेगी, जितने की भी लगेगी. तो वो भी रिलीज तो करना ही पड़ेगा. And we have a democratic country, you know, so we can't have only one government supply. Maybe in communist countries they can do that, not here. True. So one question which parents, I'm sure आपको भी bombard बहुत करते हैं, मुझे भी करते हैं, is about कि बच्चों को ये वैक्सीन हम कब लगा सकते हैं? बच्चों में अभी बहुत टाइम है. Fortunately बच्चे ज्यादा बीमार नहीं हो रहे, तो और वैसे भी हर एक बार हमेशा कोई भी नया मेडिसिन, नई वैक्सीन, नया ड्रग कोई भी लॉन्च होता है, पहले वो टेस्ट होता है 18 to 45 years, the most healthy population. After that, they will go to elderly population. Then they'll go to people with comorbidities like diabetes, hypertension. Then will come to teenagers, and then to young children, and then to infants. You know, so last would be children and infants. तो अभी तक तो टेस्ट ही नहीं हुई है, तो देने का सवाल ही नहीं. और टेस्टिंग मेरे को नहीं लगता है मार्च अप्रैल से पहले शुरू होगी, उसके बाद 2-3 महीने टेस्टिंग होगी. By the year end of 2021, maybe children will get it. So you heard it here first. बच्चों के लिए अभी टाइम लगेगा, आपको वेट करने पड़ेगी. And the important reason which he stated again, Dr. Arun, in the start is because children के अंदर risk भी कम है. Parents panicking left, right and center about kids, and I always tell them panic about grandparents. Don't worry so much about the kids. मैं भी यही बोलता हूँ, अपने पेरेंट्स की सोचो, बच्चों की नहीं. बच्चों की मत सोचो. Yeah. Okay. So will this be a compulsory vaccine according to the government? Do you think so? No, I don't think, not in India. They can't have it compulsory. It should not be. In any case, doses वैसे ही short चल रही हैं. मुश्किल हो जाएगा, कंपल्सरी कर देंगे, किसने केस कर दिया तो 5 साल ऐसे बीत जाएंगे. हाँ, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा काम फिर तो.
And in any case, I think we have less doses for some time. So जिसको नहीं चाहिए Yes, मत लगाए, अच्छी बात है, दूसरे को फायदा होगा. बिल्कुल अच्छी बात है. Yes. And what is the dose schedule for this vaccine जो भी आएगी दोनों तीनों में से? All of them except for one Chinese vaccine, all of them are in 2 doses. In fact, वो Chinese जिसमें 1 dose था, उसमें भी अब दूसरी dose study कर रहे हैं because 1 dose is not fine, is not sufficient. So most of them have gaps of 4 weeks, and some have 3 weeks gap. जैसे Sputnik vaccine में 3 weeks का gap है. Okay. So 3 to 4 weeks के gap में सब लग जाएंगे. मतलब दो डोज तो चाहिए, तो सबको लगानी. Yes. Right. And अगर एक डोज लेके कोई छोड़ दे, then what happens? फिर उसका ही नुकसान है. एक डोज लेके थोड़े दिन खुश रहेगा, उसमें एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी कुछ महीनों में, फिर उसके बाद वापस 0. बट आई थिंक लेना है तो दोनों डोज लेनी है. हर वैक्सीन, हर दवाई, हर एंटीबायोटिक का जैसे बोलते हैं कोर्स पूरा करना है, इसका भी कोर्स पूरा करना जरूरी है. और किसी वजह से डिले हो जाए, फॉर एग्जांपल बीमार पड़ गए या फॉर एनी रीजन नहीं ले पाए, no, that's okay. No, delay is not a problem. You don't have to repeat the first one again. Maybe 2-3 months gap भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन दोनों डोज लेना जरूरी है. गैप ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, गैप कम नहीं कर सकते. मिनिमम गैप 3 weeks और 4 weeks है, तो उसके पहले नहीं लगा सकते, बाद में लगा सकते हैं. ओके. अब आते हैं जो दो तीन सबसे कहते हैं ना बर्निंग क्वेश्चंस हैं. One is about the side effects of these vaccines. Every day WhatsApp ग्रुप में नया मैसेज आता है. अभी इससे ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया, अभी इससे गियाबारी सिंड्रोम हो गया. आई थिंक पेरेंट्स को पता भी नहीं है क्या बीमारियां हैं, एंड स्टिल एवरीबॉडी इज पैनिकिंग एंड आस्किंग अस. देखो, साइड इफेक्ट्स सारी डिजीजेस के भी हैं, सारी वैक्सीन के भी हैं. नो वैक्सीन, no medicine, even crocin or a B complex is not free of side effects. So we have to be ready for minimum side effects like pain, swelling, fever. What we want is कि serious कोई side effect नहीं होना चाहिए. वो serious side effect के लिए बहुत सारे लोगों को study होनी चाहिए, which they are doing. 30,000-40,000 people they are giving the vaccine. Now since they started giving, will be thousands and thousands added every day. एंड उसके बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं कि जनरल पॉपुलेशन में वो कितना होता है और इस वैक्सीन वालों को कितना हुआ. सपोज जनरल पॉपुलेशन में भी उतने ही लोगों को बेल्स पैल्सी हो रही थी और वैक्सीन वालों को भी उतनी वही परसेंटेज, सो देन इट्स नॉट रिलेटेड. सो दैट इज ऑल स्टडीड मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली. और अगर लगेगा कि इससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो विड्रॉ कर ली जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि तब भी देते रहेंगे. सो आई थिंक लेट्स लीव इट टू देम. Yeah, I agree with you completely. One thing which parents and people generally need to understand is जब हम वैक्सीन के ट्रायल्स करते हैं, there is a group जिनको वैक्सीन दी जाती है, there is a group जिनको वैक्सीन नहीं दी जाती, and mostly people are not told about this. And then they study कि किसमें क्या साइड इफेक्ट, किसमें क्या साइड इफेक्ट हुए. And if both the groups have exactly the same number, then it is probable कि वो वैसे भी होने थे. It has nothing to do with the vaccine, right? Yes, ये जो phase 3 ट्रायल्स चल रहे हैं उन सब में यही है कि आधों को प्लेसिबो मिलेगा, आधों को नहीं. अभी रिसेंटली आज ही पेपर में आया था कि एम्स वालों को फेज 3 ट्रायल ये भारत बायोटेक के लोग ही नहीं मिल रहे. लोग करने को तैयार नहीं है. सब कह रहे हैं कि हमको प्लेसिबो मिल गया तो क्या होगा. सो हाफ को तो मिलेगा ही प्लेसिबो. सो और तभी पता चलेगा कि किसको साइड इफेक्ट कितने हो रहे हैं. हाँ, सो कितनी स्टडीज में ऐसा हुआ, प्लेसिबो वालों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, दूसरों को कम हुई. वी बीन रीडिंग दैट, एग्जैक्टली. So whenever somebody has a side effect, it is not necessary कि भाई अगर आपको suppose वैसे भी आपको कोई बीमारी होनी थी और इंजेक्शन के बाद हुई, that doesn't mean the injection is likely cause, because both are related. not necessarily related, right? So अभी तक there is no issues about safety. Okay, what about people who have had any illnesses, जिनको diabetes है, kidney disease है, liver disease है, asthma है, should they take the vaccine? बिल्कुल, उनको तो उल्टा पहले लगनी चाहिए. So that is why the government का criteria है कि 50 years and above तो सबको लगाएंगे, and 50 years and below जिनको कोई भी प्रॉब्लम है उनको लगाना जरूरी है, because they found कि जिसको भी डायबिटीज है उसके लिए कोरोना वायरस ज्यादा भयानक है, ज्यादा मुश्किल करती है. सो इन सबको जिनको कोई प्रॉब्लम है उन सबको तो पहले लगेगी, बाद में हेल्दी लोगों को लगेगी. सो ऐसा नहीं कि उनको नहीं लगनी, उनको पहले लगनी है. और किसी को अगर कोरोना हो चुका है, what about him? Should they take the vaccine also? Eventually I think they will do study on people who've had corona and see how the response is. अभी तक तो जिनको भी वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं सबको पहले टेस्ट करते हैं कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ. अगर हुआ एंटीबॉडीज है तो उनको वैक्सीन नहीं लगाते. बट इवेंचुअली वो भी स्टडी करेंगे कि हो गया तो लगाने का क्या है. बट जिनको हो चुका है, आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग दे कैन सिट बैक एंड रिलैक्स एंड सी फॉर अ व्हाइल. 3-4 months 5 months वेट करें और फिर औरों को पहले मौका दे दें जिनको नहीं हुआ. फिर बाद में जब सबको लग जाएगी, जब वैक्सीन थोड़ी फ्री सप्लाई हो जाएगी, फिर लगा सकते हैं. उनको जल्दी नहीं है लगाने की. So the provided, I think a personal opinion would be जिनको हुआ है वो अपनी एंटीबॉडीज टेस्ट जरूर करा लें. कोरोना होने के बाद 3-4 weeks 2 to 4 weeks के बाद एक बार टेस्ट करा लें और उनकी एंटीबॉडीज हैं
तो उनको इतनी चिंता की बात नहीं. I've had patients with me जो had classic coronavirus RT-PCR positive but they did not produce antibodies. So अगर एंटीबॉडी नहीं बनी है तो उनको शायद जल्दी हो सकती है लगाने की, बाकी सब तो वेट कर सकते हैं. Okay, that's nice. So, I mean, slightly personal question here. आपको, if I remember, you had corona during the early stage, and afterwards, did you get the antibody levels checked also अपने आप? या सो मैंने जब जून में हुआ था मैंने 2 वीक्स के बाद कराया था, फिर उसके बाद मैंने 3 मंथ्स पे कराया था. अब कल फिर कराने की सोच रहा हूँ मैं. अच्छा, तो आपके लेवल्स अच्छे हैं. Let's see. हाँ, till now levels are there, so let's see. Excellent. So the question which is obviously next with this is कि how long will the protection last when we take the COVID vaccine? अब वो भी स्टडीज जैसे वैक्सीन लग रही हैं, सो होपफुली वील नो आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स. ऑल्दो एग्जैक्टली कितना लास्ट करेगी वो तो कुछ सालों में पता चलेगा, क्योंकि जिनको जिनको लगी है हर 2 महीने 3 महीने में लेवल्स लेते रहेंगे, सैंपल देखते रहेंगे और किसकी कब तक रहेगी. लेकिन इतना वेट करने की यूजुअली जरूरत नहीं होती. सो सपोज यू स्टडी फॉर अ ईयर और उसको ग्राफ में प्लॉट करो और ग्राफ को एक्सटेंड करो, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग एज वी वुड से we would know how long will it last. But till now, nobody knows how long will it last. Maybe 2 years, 3 years, 5 years. And they also say that new technology vaccines may produce good antibodies. They are very safe, but they may not be as long lasting. So let's see. New technology, everything is new virus. Okay, but we are But following 2-3 years probably it will last. Absolutely. 2-3 years तो करेगी. Lovely. अच्छा, and what latest ये कल वाली जो रिपोर्ट है, and I think 3 लोगों ने मुझसे already पूछ लिया है कि वो जो UK में there has been some mutation found in the coronavirus. So will this vaccine or any other vaccine, these vaccines work against this? या फ्लू जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा कि हर 6 महीने में साल में नई वैक्सीन चाहिए? So in flu also देखो माइल्ड थोड़ी म्यूटेशंस तो होती रहती हैं. हर कुछ महीनों में एक नई म्यूटेशन हो जाती है और उसमें जिसको बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट हो जाती है. So minor mutations will not make a difference because the spike protein will remain the same. But if there is a major mutation in the spike protein itself, then we'll have a problem. Okay, तो right नई now we वैक्सीन don't. बनेगी, हर साल नई लगानी पड़ेगी. But generally speaking, what As we of now understand, नहीं हुई है. what we अभी understand तक नहीं हुई है. Sorry. In fact, there's the London School of Health, which is monitoring all this. And they, if I read it in October, they had got almost 12,000 new mutations, 12,000. But they were all minor mutations and vaccine will not have a problem then. Okay. They were all minor ones. So is it fair to say that the COVID virus is generally much more stable than the flu virus in terms of mutation? Looks like. So इसके क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रूफ रीडिंग करनी होती है वायरस को. तो सेल्फ प्रूफ रीडिंग अच्छी होती है इसकी. जैसे HIV वायरस है, तभी अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं बनी क्योंकि उसकी म्यूटेशन बहुत ही जल्दी हो जाती है, इवन फास्टर देन फ्लू. सो फ्लू वायरस भी करती है म्यूटेट, बट दिस वन हैज बीन स्टेडी फॉर 1 year. That's wonderful. So I think it's been a wonderful discussion. We have just a very few questions left. Abhi kal parso again there was a study by the government, if I remember, and they had talked about the fact कि धीरे-धीरे herd immunity बढ़ रही है, and according to some people it's almost some 30% or 60% people are already infected. So what is the point of taking the vaccine? थोड़े दिनों में तो everybody is going to become immune in any case. So that's what the disease will start becoming less once the herd immunity increases beyond 70-80%, and we still have a long way to go. So अभी अगर 30-40% है, and सोचो अगर 70-80% होनी है, so still there are so many people left who have to have the disease, and disease means mortality, morbidity, suffering, hospitalization, ventilation, all those high dose steroids, all those can be avoided if you take a vaccine. Still there are a lot of people who need to be infected before we reach natural herd immunity stage. तो अगर अभी 30% और 70-80% पहुंचना है, तो अभी तो बहुत टाइम, 1 साल भी पड़ा है और बहुत सारे लोग भी हैं जिनको और बीमार होना पड़ेगा. Until now we were in lockdown, and this same lockdown will not continue. So in fact now people are mixing, so disease might spread suddenly. Vaccine is the only answer as of now. I think very, very nicely said that till the time we have a high level of herd immunity, we need to do this, and especially for people who are at high risk of comorbidities and mortality. Because अगर उनको जो हमारे parents हैं, जो grandparents हैं, अगर उनको ये बीमारियां होती हैं, और especially उन्हें अगर diabetes, kidney वगैरह की कोई problem है, they have a very, very high risk of hospitalization
and they have a very, very high risk of chronic complications also. People actually, I mean, you would agree with this कि people keep on talking about कितने दिन अस्पताल में रहे, but अस्पताल से वापस आके भी तो कितनी problems होती हैं, that people tend to forget with COVID. Yes. Lovely. So, okay, now a trick question. Given कि आपके पास Pfizer की वैक्सीन भी है और आपके पास भारत की बायोटेक की भी और सीरम इंस्टीट्यूट की भी वैक्सीन है, which vaccine will you personally prefer to take? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है. मोस्ट लाइकली ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी. वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि गवर्नमेंट प्रोबेबली क्या करेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिफरेंट वैक्सीन देगी और उस डिस्ट्रिक्ट में वही वैक्सीन मिलेगी. बिकॉज अदरवाइज कंफ्यूजन में एक डोज एक की लगी, दूसरी डोज दूसरी की लगी, ऐसा भी नहीं हो जाए. And then they have to also see, compare the effects, compare the side effects, do everything. So it is better that they do it district wise, and they'll probably do it. So probably I'll not have a choice. But if I have a choice, I'll probably decide then. And I will prefer a vaccine made in India, stored at 2 to 8 degrees, because बाहर से जो आई है उसकी temperature कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए भी खराब हो गया, so it will be like as good as not taking the vaccine, you know. So I would prefer something which is made here, stored in Indian conditions, and stored in a way which is good, congenial with our atmosphere and conditions. बाकी efficacy देखा जाए तो किसी की efficacy बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा difference नहीं होने वाली है. Most of them will be 90-95% efficacious. So, you know, if something was 60 and something was 95, I would have decided. But if more or less 90-95, we don't have to really think in terms of efficacy. What we have to think in terms of is availability, cost, and cold conditions, whether they've been managed or not. So that is important. Lovely. So before we end, is there anything else that I might have missed in asking you, or maybe there's something which you want to add for the people who are watching this program eventually? So anything you want to say? I think most important thing is not to follow the professors of the WhatsApp university. Go to your pediatrician, go to your doctor. In fact, pediatrician is the best person to tell you about vaccines. You know, so if you have any query, you must talk to a pediatrician, and they would know the latest, because vaccinology is a basic part and parcel of our teaching, and we are very much into vaccines. So talk to a pediatrician. Read sites which are authentic, like CDC, WHO. Don't read people's blogs, individual blogs. People may write anything. And don't get carried away with these reports of this happened, that happened. You know, all these negative things happen, they carry very fast. And positive things. That's why TRP बढ़ाने के लिए लोग negative news जरूर टीवी पे दिखाएंगे, पेपर में छापेंगे, eyeball catching news. So that way clickbaits होती है ना, clickbaits होती है, आपने वो पढ़ोगे, अरे click करो उसको देखो, but पता चलेगा कि वो तो normal है, कोई भी चीज नहीं है. So the headlines will always be made that catching. Don't get carried away. Take a decision after you've talked to your doctor, to your pediatrician, read an authentic site, WHO, and then only. And once the vaccine comes, definitely, if you're being offered a vaccine, definitely take it. Don't worry, they'll all be safe, and they'll all be released after doing adequate testing. ऐसे release नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार release कर दी, testing में pass कर दी और बाद में कोई problem होगी, तो आप सोचो कितने लोगों की reputation stake पे है, starting from the prime minister to the scientist to the company who's making it, the doctors given it. So even the whole scientific community reputation is at stake. So, you know, people will say इन्होंने क्या बनाया, अगली बार से सारी vaccine पे faith खत्म हो जाएगा. So they will not release or do anything which is not right. So don't worry, they'll be tested thoroughly. Then only they'll be released. So if they're released, if you're offered a vaccine, definitely take it. Yes, and I would just like to add one more thing कि आप अगर ले रहे हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपके डॉक्टर भी वैक्सीन ले रहे होंगे, बिकॉज वी आर द हेल्थ केयर वर्कर्स, फोर फ्रंट पे हम लोग हैं, तो हम भी ये वैक्सीन जरूर लेंगे. सो डोंट थिंक कि हम आपके ऊपर ही देना चाहते हैं, सर. वी विल बी टेकिंग इट आवरसेल्व्स. Lovely. So thanks, Dr. Arun. It was a real pleasure, and as usual, आपने succinctly and easily, in very very simple to understand terms, आपने बड़े अच्छे से लोगों को समझा दिया है. If there are any comments and questions, मैं आपको I'll get you back on maybe, or at least I'll ask you to answer them. Sure. Yes, thanks a lot. Thank you. Yes, surely. Bye. Thank you. Take care.